फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुरातात्विक स्थल देख रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखी है उनकी वर्तमान स्थिति। तो नेवासा कहाँ पर है आपके। नेवासा है आपके महाराष्ट्र में वर्तमान में। ईसमपुर जो है ये वर्तमान में आपके कर्नाटक में है। डीडवाना आपके वर्तमान में है राजस्थान में। और डूडियाम गुफा है आपके वर्तमान में तमिलनाडु में। नेवासा कहाँ पर हो गया आपका, महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ पर हो गया, कर्नाटक में। डीडवाना राजस्थान में और डूडियाम गुफा आपके तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके स्रोत कि कहाँ से ये आपके लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से और आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं आपके जर्मनी से। तो कौन सा इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये आपके कनाडा से ली गई हैं, ना कि आपकी ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान में से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की जो वो है आपकी समवर्ती सूची, इसकी जो प्रावधान है ये आपको इसकी धारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके बांध दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखी है आपको नदी। तो बताना है आपको कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती बांध आपके कहाँ पर है, तो दुलहस्ती है आपके चिनाब नदी पर। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, गांधी सागर है आपके चंबल नदी पर। उकाई कहाँ पर है, उकाई बांध है आपकी तापी नदी पर। और तवा बांध है आपकी तवी नदी पर, तवा नदी पर। तो दुलहस्ती हो गया आपके चिनाब पर, गांधी सागर चंबल पर, उकाई तापी पे और तवा आपके तवा पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में आपकी कौन सी प्रक्रिया के कारण जल जो है वो ठंडा रहता है, द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वापतन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकलने निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। इसमें आपको बताने की कौन सा कथन आपका इसमें सही है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कथन, पहला कथन भी आपका सही है और दूसरा कथन भी आपका सही है। आर्थिक विकास तथा जनसंख्या वृद्धि के मध्य प्रतिलोम संबंध होता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होती जाएगी।
लेकिन जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है। यह निर्भर करेगा वहां के उपलब्ध संसाधन तथा आर्थिक विकास एवं जनसंख्या की वृद्धि दर पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। सर्ववर्मन आपके गया ताम्रपत्र से संबंधित है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से। नेक्स्ट आपका जीवित गुप्ता द्वितीय या आपके देव बर्नाक अभिलेख से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा पत्र सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गया से। सर्ववर्मन का जो आपके ताम्र पत्र है ये आपके कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपके असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गया से। गया से किसका ताम्र पत्र मिला है, गया से मिलता है आपके समुद्रगुप्त। जो गया से आपके ताम्र पत्र मिला है ये आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है, ना कि सर्ववर्मन से। सर्ववर्मन से आपके असीरगढ़ का ताम्र पत्र संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान के तीसरे भाग में नागरिकता आती है, संविधान का चौथा भाग के मौलिक कर्तव्य आते हैं, संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित है। संविधान के दूसरे भाग में आपके मौलिक अधिकार नहीं आते, संविधान के दूसरे भाग में आती है आपकी नागरिकता। ओके, दूसरे भाग में क्या आएगी, नागरिकता आएंगे। संविधान का तीसरा भाग जो है, संविधान के तीसरे भाग में आपकी नागरिकता नहीं आते, संविधान के तीसरे भाग में आते हैं आपके मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में है आपके मौलिक अधिकार। ओके, सी आपका सही है क्योंकि भाग 4 के में आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं, और जो नीति निदेशक तत्व है ये आपके संविधान का भाग 5 भाग क्या है, मौलिक कर्तव्यों से, तथा भाग 5 जो है ये आपके संघ से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुमेल कीजिए, इन्हें आपको सुमेलित करना है। सागौन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सागौन आपके पाए जाते हैं मध्य भारत में। देवदार कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, देवदार पाए जाते हैं हिमालय के उच्च क्षेत्र पर। सुंदरी कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं सुंदरबन में। और सिनकोना पाए जाते हैं आपके हिमालय के तराई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पानी का अणुभार होता है। तो पानी का अणुभार कितना होता है, 18, 20, 36 या 54। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पानी का अणुभार होता है 20। भारी जल का अणुभार कितना होता है, भारी जल का अणुभार आपके होगा 20। और जो आपका साधारण जल है, साधारण जल, इसका अणुभार कितना होता है, ये होता है आपके 18.016 ग्राम पर मोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में कौन सा इसमें सही नहीं है। यह राज्य के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र जो है ये आपके कौटिल्य द्वारा रचित राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, जिसमें आपके विकल्प बी यानी कि उस देश उस समय उस यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये आपका संबंधित नहीं है। बाकी इसमें सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो किसके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह या अलाउद्दीन मसूद शाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं उनमें से आपकी कौन सी एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियां। नेक्स्ट उसका राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परामर्श प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो विक्टोरिया झील के संदर्भ में आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही है? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। केवल और केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा कथन सही है। यह घाटी अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील 3 देशों से घिरी हुई है। ओके, कितने देशों से घिरी हुई है? 3 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से हैं वो 3 देश? तंजानिया, नेक्स्ट आपका युगांडा तंजानिया, युगांडा और आपका केन्या। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका की जो महान झील है विक्टोरिया झील, ये आपके 3 देशों से घिरी हुई है, तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी से निकलती है और नदी नील जो है वो इसी झील से निकलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो क्या है? ऑर्थोमिक्सो है, राइनो वायरस है, नेक्स्ट है हमारा ल्यूकीमिया वायरस है, नेक्स्ट है आपका पोलियो वायरस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है वो एक राइनो वायरस है। राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। पैथोजिन ये राइनो वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित या रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक साधनों में सन्निहित ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरणों में कौन कौन आता है आपके? कोयला, यहाँ पर आपका आएगा कोयला हो गया आपका, कच्चा तेल, कोयला, कच्चा तेल, धूप, ये सब है आपके प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से आपके सही हैं? तो कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका गलत है। वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। नेक्स्ट है आपका, यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाला प्रथम अंग्रेज दूत था। इस प्रकार स्पष्ट है कि हॉकिंस 1608 में भारत आया था। कब आया था हॉकिंस? ये आपके 1608 में आया था भारत में, और ये जेम्स प्रथम का दूत नहीं था। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्रीय मंत्री परिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? जब आपकी केंद्रीय मंत्री परिषद त्याग दे देती है तो उसके बाद आपकी कौन सी स्थिति सही नहीं होगी, मतलब कौन सी स्थिति नहीं हो सकती? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन जो होता है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में आपके अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्री परिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था यानी कि नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्री परिषद कार्य करती है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपको क्या दे रखे हैं? सूची 1 में आपको घास के मैदान दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके देश। तो आपको बताना है कि ये आपके कहाँ पर अवस्थित है। तो आपका पंपास कहाँ पर स्थित है? पंपास स्थित है आपके अर्जेंटीना में। पुस्टैज कहाँ पर पाए जाते हैं? पुस्टैज पाए जाते हैं आपके हंगरी में। वेल्ड कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। पुस्टैज पंपाज अर्जेंटीना, पुस्टैज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो कौन है आपके जो ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करेंगे? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि या प्रेयरी भूमि समशीतोष्ण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ताजा बर्फ से ढकी भूमि 80 से आपके 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। उसके बाद आपके सेकंड नंबर पे आता है रेत का रेगिस्तान, जो आपके 30 से 40% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करेगा। फिर आपके तीसरे नंबर पर आएगा प्रेयरी भूमि, जो आपके 20 से 25% तक परावर्तित करेगा। और चौथे नंबर पर आता है आपके धान के खेत, जो आपके 10 से 20% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है आपका? WTO है, नेक्स्ट है विश्व बैंक, नेक्स्ट IMF, नेक्स्ट आपका IFC। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है WTO। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी WTO की? तो WTO की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 1995 को माराकेश समझौते के अधीन की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है और वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। 164 सदस्य देश।
और 164वां सदस्य जो है ये आपके अफगानिस्तान बना। अफगानिस्तान कब बना? ये आपके सन 2016 में बना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, शंकरन नायर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या आपके रामेश्वर सिंह ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और आपके सर की उपाधि जो थी ये आपके लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। और शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो महान न्यायवादी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं, महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त हो। नेक्स्ट है आपका, महान न्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका पहला कथन सही है। और नेक्स्ट जो है आपका सेकंड, ये आपका गलत है। महान्यायवादी जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहिर किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो इसलिए आपका कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और राष्ट्रपति को ही उसे पदच्युत करने का अधिकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल और केवल पहला कथन सही है। महान्यायवादी को आपके जो कार्य पर किसके प्रसाद पर्यंत ये कार्य करेंगे? राष्ट्रपति के, और पद से इन्हें राष्ट्रपति ही हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। गेरोई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगोती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड यानी कि फॉल्स स्मट जो में पाए जाने वाला रोग है। खैरा दहान में पाए जाने वाला रोग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका सही नहीं है। झूठ कंड यानी कि मिथ्या कंड या फाल्स स्मट जो है ये आपके धान की फसल का रोग है। कौन किसकी फसल का रोग है? ये आपके धान की फसल का रोग है, ना कि जौ की फसल का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा से संबंधित है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा एक आपका मृदा से संबंधित है, यानी कि मिट्टी से संबंधित है। इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायो बायोटिक या आपका टोपोग्राफी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है इडेफिक। इडेफिक जो है ये आपके मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। इडेफिक आपके किससे संबंधित है? इडेफिक आपके संबंधित है किससे? आपके मृदा की भौतिक और आपके रासायनिक विशेषताओं से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक से आपके क्या आशय है? आयात शुल्क की अधिक दर। नेक्स्ट है निर्यात को आयात शुल्क की वापसी, निर्यात के मामले में बाधाएं, और नेक्स्ट है आपका निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। ड्यूटी ड्रॉबैक उस शुल्क की पूर्ण या आंशिक वापसी है जिसे निर्यातकों ने निर्यात के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर सीमा या उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान किया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या कथन आपको दे रखे हैं?
जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट है समाजवाद में सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ना ही आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है। ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इस दल में आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कभी शामिल ही नहीं हुए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो बताना है आपको भारत के संविधान में आपके क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपके दोनों कथन सही है। पहला कथन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और नेक्स्ट आपका सेकंड कथन संसद राष्ट्रपति के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों ही आपके सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 59 खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। साथ ही अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो इसलिए आपके दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। तो आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। जिम कॉर्बेट आपके बाघ से भाग संरक्षित है। घाना में आपके शेर संरक्षित है। नेक्स्ट आपका काजीरंगा में गैंडा संरक्षित है और पेरियार में आपके हाथी संरक्षित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, इसको पहले आपके किस नाम से जाना जाता था घाना को, भरतपुर भरतपुर पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। ये आपके भरतपुर कहाँ पर है, ये स्थित कहाँ पर है, घाना आपके भरतपुर में स्थित है। भरतपुर यानी कि आपकी राजस्थान में ये स्थित है। यहाँ लगभग 375 पक्षियों की प्रजातियां, 379 फूलों की प्रजातियां तथा मछलियां, सांप, छिपकलियां, उभयचर आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके शेर नहीं पाए जाते, ठीक है, परंतु शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो विटामिन के बारे में आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही नहीं है विटामिन के बारे में। तो क्या क्या कथन दे रखे हैं आपको, कुछ विटामिन आंतरीय सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये आपका सही नहीं है। विटामिन के जो है ये आपके जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन के जल में नहीं बल्कि आपके वसा में घुलनशील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है। तो कौन सी संस्था है आपकी जो ग्रामीण अवस्थापना विकास के कोष के अर्थ प्रबंधन का संचालन करती है। आरबीआई है, नाबार्ड है, वित्त मंत्रालय है या आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नाबार्ड। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1982 में। ठीक है, वर्ष 1982 में कब हुई थी इसकी स्थापना आपकी ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की, 1985 से 96 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1985 से 96 में हुई। ये आपके ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीय केंद्र की गई थी। 1982 में किसकी स्थापना हुई, आपके नाबार्ड की।
1982 में स्थापित नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा इसके अर्थ प्रबंध का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा इसके अर्थ प्रबंधन का संचालन किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट कर लिया आज का प्रैक्टिस सेट। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आपका? आज का प्रैक्टिस सेट आपको कमेंट कर बताना, लाइक करना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।